आज हम लोग देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर देखने वाले हैं। तो सीजी बोर्ड के मॉडल पेपर आ गया है, तो मैं आप लोगों को मॉडल पेपर का आंसर बता देता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय सबसे अधिक है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है, केरल दिया है, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे आंसर क्या लेना है? यहाँ पे आपको आंसर लेना है केरल लेना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, देश में खाद्यान्न का उत्पादन कैसे बढ़ाया गया? तो खाद्यान्न का उत्पादन कैसे बढ़ाया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन है उन्नत बीजों का प्रयोग करके, ब ऑप्शन है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग से, स है सिंचाई के कृत्रिम साधनों के प्रयोग से। तो यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन है ना, तीनों के तीनों आपको लेना है, मतलब यहाँ पे उपरोक्त सभी लेना है, क्योंकि ये तीनों के बिना हमारे जो खाद्यान्न है उसका उत्पादन नहीं बढ़ सकता। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है? उपरोक्त सभी लेना है। इसके बाद तीसरा है, यहूदियों के लिए 1948 में किस देश की स्थापना हुई थी? तो इजराइल की हुई थी। आप लोग को पता होगा कि यहूदी जो शब्द है, ठीक है, तो यहूदी जो है वो इजराइल में पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है? इजराइल लेना है, ठीक है, आंसर में। चलो आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ था, पारित हुआ था 2012 में और लागू हुआ था 2013 में। तो यहाँ पे आंसर लेना है 2013 लेना है। चलो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला है, भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली जो फिल्म थी वो है राजा हरिश्चंद्र थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेना है? राजा हरिश्चंद्र लेना है। चलो आगे देखते हैं। उपरोक्त उचित संबंध जोड़िए, ठीक है। तो यहाँ पे पहला देखते हैं, चक्री अनवनीकरणीय, ठीक है। तो क्या लेना है? यहाँ पे लौह अयस्क को लेना है यहाँ पे। दूसरा है मूल्य वृद्धि में सहायक। तो मूल्य वृद्धि में सहायक मतलब मूल्य की वृद्धि बढ़ाने में क्या चीज़ सहायक होता है? तो जमाखोरी होता है, कालाबाजारी। अगर आप जमाखोरी करते हैं, कालाबाजारी करते हैं, तो वस्तुओं की कीमत जो है बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सा ऑप्शन लेना है। इसके बाद रायपुर में, तो ठीक है, रायपुर में क्या है? तो रायपुर में है रेलवे वैगन सुधारने का कारखाना दिया हुआ है, ठीक है, मतलब रेलवे वैगन सुधारने का कारखाना रायपुर में है। इसके बाद जीवन शैली में तीव्र प्रभाव, मतलब बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रहा है, क्या होगा? तो टेलीविज़न होगा। तो आपको चौथा का ऑप्शन टेलीविज़न में लेना है। फिर यहाँ पे यूरेनियम, तो यूरेनियम का है एक परमाणु खनिज है, ठीक है, परमाणु खनिज। इससे बम भी बनाए जाते हैं, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे? परमाणु खनिज कहेंगे, ठीक है। तो आपको क्या लेना है? परमाणु खनिज में लेना है। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल खाली स्थान वर्ग किलोमीटर है, तो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद दूसरा है, जायद की फसल है। तो जायद की फसल क्या है? मतलब जायद की जो फसल है खाली स्थान में होती है, तो फरवरी से मार्च में इसे लगाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं फरवरी से मार्च ले रहा हूँ, ठीक है, फरवरी से मार्च में लगाया जाता है, और मतलब फरवरी से मार्च तक की होती है, तो यहाँ पे फरवरी से मार्च लेना है। इसके बाद है तीसरा है, ब्रिटेन, तो सोवियत संघ, अमेरिका तथा फ्रांस मिलकर खालिस्तान कहलाता है, तो मित्र राष्ट्र कहलाता है, ठीक है, मित्र राष्ट्र। मैंने इसके बारे में पहले ही बताया था आप लोगों को असाइनमेंट में। एक होता है धुरी राष्ट्र होता है, एक मित्र राष्ट्र होता है। तो ये सभी देश मित्र राष्ट्र के अंतर्गत आते हैं, और जर्मनी जो है, जो जर्मनी के अंदर है, ठीक है, जर्मनी जैसे है वो धुरी राष्ट्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे आपको मित्र राष्ट्र लेना है। फिर है, वियतनाम के क्रांतिकारी नेता और प्रथम राष्ट्रपति खालिस्तान थे, तो स्टालिन थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेना है? स्टालिन लेना है। इसके बाद पांचवा है, नगर और गांव के बीच की इकाई खालिस्तान कहा जाता है, तो नगर पालिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नगर पालिका। तो यहाँ पे आपको लेना नगर पालिका। चलो अब देखते हैं, 2 अंक के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो 2 अंक के प्रश्नों में पहला है, विकास के सकारात्मक परिणाम लिखे। तो विकास के सकारात्मक परिणाम क्या होंगे? तो विकास के जो सकारात्मक परिणाम है, विकास तभी दिखाई देता है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। विकास तभी दिखाई देता है जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होता है, और जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होता है तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है। तो विकास के सकारात्मक परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? तो विकास के सकारात्मक परिणाम में पहला होगा प्रति व्यक्ति आय होगा, और दूसरा है राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा, ठीक है। तो यही इसके सकारात्मक परिणाम है। दूसरा देखते हैं, दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, सोवियत और संसद में क्या अंतर है? ठीक है, सोवियत और संसद में क्या अंतर है? तो इसका आंसर होगा, सोवियत पंचायतों का ही रूसी नाम है, संसद देश में शासन व्यवस्था बनाने वाली जनप्रतिनिधि सभा को संसद कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा सोवियत के बारे में, ठीक है। सोवियत जो है एक पार्लियामेंट है, इसका मतलब क्या है? एक टीम है, जैसे कि राजनीतिक पार्टी होते हैं 10 टीम 15 टीम ऐसे रहते, तो उसी तरह से एक टीम है। लेकिन संसद क्या है? कानून बनाने की एक विधि है, विधि को हम संसद कहते हैं। तो आपको आप लोगों के लिए 2 बताना था, एक यहाँ पे लिखा है, दूसरा मैंने आपको बोल के बता दिया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, MDM का पूरा नाम बताइए। तो MDM का पूरा नाम है मिड डे मील है, ठीक है। क्या लेना है आपको? मिड डे मील लेना है।
चलो आगे देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है सरकार सार्वजनिक सुविधा क्यों उपलब्ध कराती है। तो सरकार जो है वो सार्वजनिक सुविधा क्यों उपलब्ध कराती है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा। देखो बड़ी आबादी के लिहाज से दिल्ली जैसे महानगर में ऐसी सुविधा बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि बड़ी आबादी है तो वहाँ पे होना चाहिए, सरकार का कहना है। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, फिर स्थिति जो है वो गंभीर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे होना चाहिए। आगे देखते हैं सार्वजनिक जन सुविधाएं खासकर उसके लिए भी जरूरी है जो या तो बेघर है या जिसके घरों में शौचालय आदि की सुविधा नहीं है, ठीक है। तो ये इसलिए ये सरकार जो है ये उपलब्ध कराती, क्यों, क्योंकि इसके पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं तो बनवा नहीं सकता, जब पैसे ही नहीं तो घर कहाँ से बनवाएगा, कहाँ से शौचालय बनाएगा, इसलिए सरकार जो है सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है इंडोनेशिया में 1998 तक लोकतंत्र स्थापित क्यों नहीं हो पाया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लेना है। तो देखो इसका आंसर लेना है इंडोनेशिया में 1900, ठीक है, 1955 में हुए चुनाव में किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका। इस कारण वहाँ मौजूद जो सरकार है, मतलब जो मौजूद वहाँ के जो सरकार है वो नहीं बन सका। तो इसी बीच यहाँ जो साम्यवादी दल था ना उसका उदय हुआ और साम्यवादियों का प्रभाव यहाँ निरंतर बढ़ने लगा, और साम्यवादी प्रभाव बढ़ते देख अमेरिका को शंका हुई कि साम्यवाद के कारण सेना ने हस्तक्षेप किया जिससे अमेरिका का हाथ था। इस प्रकार यहाँ अस्थिरता बनी रही। अंततः 1998 में इंडोनेशिया में लोकतंत्र स्थापित हुआ, ठीक है। तो 1998 में लोकतंत्र स्थापित हुए, तो उससे पहले नहीं हो पाए, ये पूछा था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या लेना है, यही लेना है, ठीक। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भाषा आधारित प्रदेश गठन के क्या क्या सकारात्मक प्रभाव हुए। तो इसका आंसर क्या लेना है। तो इसका आंसर लेना है भाषा आधार पर राज्य बनने से भारत का विघटन नहीं हुआ बल्कि राष्ट्रीय एकता को बल मिला, क्योंकि विभिन्न भाषा बोलने वालों ने देश में अपने लिए एक सम्मानजनक जगह पाई और अपनी भाषा व संस्कृति को विकसित करने का मौका पाया। भाषाई आधार पर राज्य बनने से प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि हुई, क्योंकि छोटे राज्य में प्रशासन एवं सुव्यवस्था बनाना आसान हो गया। ये इसका आंसर होगा। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद है अगला प्रश्न है अमेरिका और सोवियत संघ की आपसी स्पर्धा का वियतनाम पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर क्या लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत बड़ा है इसका आंसर, इसलिए मैं यहाँ पे आपको पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन आपको पूरा का पूरा आंसर आपको पढ़ना है और याद करना है, तो ये इसके आंसर है, आप लोग याद कर लेना। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। श्रमिकों को कम वेतन दिया जा रहा है तथा उन्हें अतिरिक्त घंटों के कार्य के लिए कुछ भी अदायगी नहीं की जा रही है। छोटे उत्पादक भी वैश्वीकरण से बुरी तरह से प्रभावित हुए, क्योंकि वे बहुराष्ट्रीय कंपनी से प्रतियोगिता नहीं कर सकते, जिससे वे बाजार से बाहर हो रहे हैं। अतः वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं कहा जा सकता, ये इसका आंसर होगा। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद देखो सूचना का अधिकार दिया हुआ, ठीक है। सूचना के अधिकार का उपयोग कर जनता से क्या क्या सुविधाएं प्राप्त कर सकती है, वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर देख सकते हो। सूचना के अधिकार का उपयोग करके जनता से पंचायत से बिल, वाउचर, मास्टर रोल आदि अन्य विकास के संबंधी दस्तावेज देखने और उनकी छायाप्रति फोटोकॉपी मांगने की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर है। तो आपको ये पूरे का पूरा इसके आंसर लिखना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद आ जाते हैं 4 नंबर के प्रश्न में आते हैं। तो 4 नंबर के प्रश्न में देखो 11वां प्रश्न क्या है कि कचरे का दोबारा उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं, अपने सुझाव दीजिए। तो इसका आंसर क्या है। तो देखो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ कारण दिए हुए हैं, जैसे कि कागज के टुकड़े दिए हुए हैं, ठीक है, चाय पत्ती है, सब्जियों के छिलके हैं, वृक्ष की पत्तियां हैं। तो इन सभी का हम दोबारा उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो किसी का खाद्य बना के, किसी के अन्य चीज़ों में, इस तरह से हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आप लोगों को समझ में आ जाएगा, आप एक बार इसको पढ़ लेना, ठीक है। बहुत बड़ा आंसर, इसलिए मैं आपको पूरा समझा नहीं सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा टॉपिक मैं आपको बता सकता हूँ। चलो आगे देखते हैं। औद्योगिकरण और विश्व युद्ध में क्या क्या संबंध आप देखते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो देखो औद्योगिकरण और विश्व युद्ध क्या है। औद्योगिकरण भी एक प्रकार से अगर समझा जाए, ठीक है, सिंपल से मैं शब्दों में बता रहा हूँ। औद्योगिकरण जो है अगर एक क्षेत्र में है तो दूसरे क्षेत्र में भी क्या होता है, आसानी से फैल जाता है। और विश्व युद्ध क्या है, कई देशों के साथ लड़ा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विश्व युद्ध कहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से टॉपिक है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, इसका आंसर लगा हुआ है। चलो आगे देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पूछा है। तो प्रथम विश्व युद्ध
का जन सामान्य पर पड़ने वाली कोई 4 प्रभाव लिखो। तो 4 प्रभाव यहाँ पे लगा है, चारों प्रभाव को आप देख सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के महत्व परिणामों की व्याख्या कीजिए। तो द्वितीय विश्व युद्ध के महत्व परिणाम क्या है, तो इसका आंसर यहाँ पे लगा है। ठीक है, इसका भी आंसर देख लो। ठीक, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद आ जाते हैं 14 नंबर के प्रश्न में आते हैं। तो भारत में लिंगानुपात के आरेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो प्रश्नों के उत्तर दें तो देखो यहाँ पे क्या है, सबसे अधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात किस दशक में हुआ था। सबसे अधिक जो है 1901 में हुआ था और सबसे कम जो है वो 1991 में हुआ था। इसके बाद किस दशक के बाद लिंगानुपात निरंतर बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो 1991 के बाद निरंतर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लिंगानुपात बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो एक कारण तो है अशिक्षा। अगर लोग अशिक्षित है तो लिंगानुपात ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। क्यों, देखो लोग अगर अशिक्षित है तो क्या करेंगे, उनके जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदा होगा। और दिक्कत ये है कि अगर लड़की पैदा हो रहा है तो वो लोग क्या करेंगे कि पुत्र प्राप्ति के लिए वो कई बच्चे पैदा करते जाएंगे। इसीलिए ये अशिक्षा को लिंगानुपात के कारण मानते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 2011 का लिंगानुपात लगभग किस दशक में बराबर हो गया था। तो 1961 में बराबर हो गया था, ये इसका आंसर होगा। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद क्या है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों पर नियंत्रण नहीं रखे तो मुद्रा एवं साख व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर देख सकते हो, यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसके बाद है ग्रामीण अधिवास किसे कहते हैं और ग्रामीण अधिवास की किन्हीं 2 प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। तो चलो देखते हैं ग्रामीण अधिवास किसे कहते हैं। तो देखो, ऐसे क्षेत्र में मुख्य रूप से अस्थायी अधिवास पाए जाते हैं। स्थायी अधिवास के अनेक रूप देखने को मिलते हैं, बिखरे हुए घर, कृषक घर, पूर्वा गांव, कस्बा और नगर। दूसरे शब्दों में इनमें से कुछ को ग्रामीण अधिवास और अन्य नगरीय अधिवास भी कहते हैं। तो ये इसका आंसर है। अब यहाँ पे 2 प्रकार बताने के लिए कहा है। तो पहला क्या है, कृषि फार्मगृह और दूसरा है पूर्वा या नगला है। ठीक है, तो इसके अंदर इसका आंसर लिखा हुआ है, आप लोग देख लेना। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के संविधान में 1935 के अधिनियम किस तरह अंतर थे, समझाइए। ठीक है, तो इसका आंसर देख सकते हो, यहाँ पे लगा हुआ है मताधिकार है, आरक्षण है, स्वतंत्रता है। ठीक है, यहाँ पे 3 दिया है लेकिन यहाँ पे 6 पूछा है। तो फिलहाल जितना दिया है उतना ही लिखना है आपको, अधिक नहीं लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्यों के संक्षेप में विवेचना की। तो इसका आंसर भी आप देख सकते हो, यहाँ पे है टोटल के टोटल कितने हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, कार्यपालिका शक्ति है, वैधानिक शक्ति है, फिर वित्तीय शक्तियाँ हैं, न्यायिक शक्तियाँ। तो ये सभी की सभी शक्तियाँ है। ठीक है, ये 6 नंबर के बराबर ही प्रश्न है। तो पूरा का पूरा आपको आंसर ये याद करने 6 नंबर के हिसाब से। चलो आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18। ठीक है, तो दबाव समूह की गतिविधियों लोकतंत्र सरकार के कामकाज कैसे उपयोगी होता है, किन्हीं 6 बिंदुओं पर विचार कीजिए। ठीक है, तो 6 बिंदु तो नहीं है फिलहाल, लेकिन मैं यहाँ पे 4 बिंदु आपको दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये समाज के विभिन्न समुदायों में संतुलित बनाए रखते हैं। बहुत सारे आप अपने हिसाब से बना सकते हो। दबाव समूह क्या होता है पहले आप जान लो, तब आप इसके आंसर अपने शब्दों में भी बना सकते हो। देखो दबाव समूह क्या होता है, दबाव समूह कभी भी किसी भी कभी भी चुनाव नहीं लड़ती, ये दबाव समूह होता है। दबाव समूह क्या होता है, सरकार पे दबाव बनाता है और किसी बिल या विधेयक में गलत निर्णय लिया जाता है उसे वो रोकने का काम करता है। जैसे कि कहा जाता है अभी, आप लोग देखे होंगे कि दबाव समूह के रूप में किसान जितने भी किसान भाई लोग थे वो सब क्या थे, दबाव समूह के रूप में काम कर रहे थे। तो जो किसान बिल को वापस लेने की मांग कर रहे थे वो क्या है, वो एक दबाव समूह था। और वो कभी भी किसान चुनाव नहीं लड़ता है, याद रखना। जो भी दबाव समूह है वो चुनाव नहीं लड़ेगा, याद रखना। हाँ, उसके एक नेता लड़ सकता है तो वो दबाव समूह नहीं होगा, नेता अलग होता है। दबाव समूह एक संगठन होता है और संगठन कभी भी चुनाव नहीं लड़ेगा। ठीक है, तो ये दबाव समूह का काम है। तो आप समझ गए, दबाव समूह जितना आप जानोगे उतना आप उसके बारे में लिख सकते हो। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद है मतदाता किन किन कारणों से मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, स्पष्ट कीजिए। तो किन किन कारणों से नहीं लेते, इसका आंसर आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लगा हुआ है, पूरा का पूरा आंसर आपको याद करना है। तो इस तरह से